अरुण और प्रेमा ने मोहब्बत की शादी की थी। उनकी शादी को अभी कुछ ही माह गुजरे थे। सुमन और मधु को प्रेमा हरगिज पसंद नहीं थी और इसकी वजह थी कि प्रेमा के वालिद सड़क पर दही भल्ले फरोख्त करते थे, इसलिए वो हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती थी। आ गई मल्लिकाए हिंद, चल तो ऐसे रहिए जैसे कोई शहजादी हो। प्रेमा इनके तंज पर कभी तवज्जो नहीं देती थी। प्रेमा का शौहर अरुण एक आम इंसान था। उसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। अम्मा, इस माह की तनख्वाह। तुझे कब से कह रही हूँ कि कोई दूसरी मुलाजमत तलाश ले। इतनी कम तनख्वाह में घर कैसे चलेगा? वो देख, तेरी छोटी बहन तुझसे ज्यादा कमाती है। अच्छी बात है अम्मा। अम्मा वो तालीम याफ्ता है। तू भी तालीम हासिल कर सकता था। कम से कम अगर शादी भी मेरी मर्जी से की होती तो आज हमारा घर दौलत से भरा होता। अम्मा, अभी भी भर सकता है अगर भाईजान काम छोड़कर सड़क पे दही भल्ले फरोख्त करे। तू बीच में ना बोल। मुझे क्या करना है मैं देख लूंगा। तू अपना गुस्सा उस पे क्यों निकाल रहा है? तेरी तनख्वाह कम है तो इसमें इस बेचारी को क्यों सुना रहा है? सुनाना है तो अपनी बीवी प्रेमा को सुना। आप दोनों से तो बात करना ही बेकार है। और गुस्से में वो वहाँ से निकल गया। ये रोज का था। हर रोज सुमन और मधु प्रेमा और अरुण पर तंज किया करते थे। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी, बस यहाँ नहीं रहेंगे, वरना ये माँ बेटी हमें सुकून से जीने नहीं देंगी। और उसी वक्त अरुण और प्रेमा ने वो घर छोड़ दिया। वो दोनों सीधा प्रेमा के मायके गए और प्रेमा ने अपने वालिदैन को सब कुछ बता दिया। दामाद जी, परेशान ना होइए, आप हमारे साथ यहीं रहिए। नहीं अब्बूजान, लोग बातें बनाएंगे। वो तो हमेशा ही बनाएंगे। आप अगर लोगों की सुनेंगे तो जिंदगी हराम हो जाएगी, लेकिन हमारी वजह से आपको तकलीफ होगी। अपने बच्चों से भला किसी को कोई तकलीफ होती है? वैसे भी अगर आप यहाँ रहेंगे तो कुछ दिन और हम अपनी बेटी के साथ रह पाएंगे। हमसे हमारी ये खुशी ना छीनिए दामाद जी। जी ठीक है। अरुण वहाँ रहने के लिए राजी हो गया। अरुण रोज सुबह 8 बजे अपने काम के लिए निकल जाया करता था और शाम को 6 बजे लौट आता था और फिर अपने सास ससुर के साथ हंसी खुशी गुफ्तगू किया करता था। ऐसे ही हंसी खुशी में कई रोज गुजर गए। एक रोज अरुण मायूस घर लौटा। क्या हुआ? इतने मायूस क्यों हैं? क्या बताऊं, मेरी कंपनी बंद हो गई। क्या? ये कहिए क्यों? कंपनी को बेहद नुकसान हो रहा था, इसीलिए रातों रात कंपनी बंद कर रहे हैं। लेकिन बेटा, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप फिक्र मत कीजिए, आपको दूसरी मुलाजमत जल्दी मिल जाएगी। अरुण मायूस था। वो कब्ल ही अपनी बीवी के मायके में रहना नहीं चाहता था और अब उसकी नौकरी जाने के बाद वो उन पर बोझ बनने वाला था। अगली सुबह अरुण दूसरी मुलाजमत तलाशने के लिए चला गया। वो कई दुकानों पर गया, लेकिन उसे कोई मुलाजमत नहीं मिली। इसलिए वो बाजार की दुकानों में मुलाजमत तलाशने लगा। मुलाजमत तो है, लेकिन तालीम याफ्ता के लिए नहीं। हमें तो मजदूर चाहिए। वो भी कर लूंगा। ठीक है, तो कल से आ जाओ। सुबह 10 बजे तनख्वाह 5000 होगी तुम्हारी। अरुण राजी हो गया। कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है, इसलिए शाम को वो घर लौटा और अपने सास ससुर को ये सारी बातें बता दी। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ बेटा। जी अब्बूजान। तुम मजदूरी करो, इससे तो बेहतर है कि तुम हमारे साथ दही भल्ले फरोख्त करो। अब्बूजान, लेकिन कैसे? बेटा, ये हमारा घर का कारोबार है। तुम्हें भले ही कुछ ना आता हो, लेकिन प्रेमा को तो आता है। वो बहुत ही लाजवाब दही भल्ले बनाती है। अगर तुम्हें ये काम छोटा नहीं लगता हो तो ये कर सकते हो, और हमें उम्मीद है कि इस काम में तुम्हें जल्दी कामयाबी हासिल होगी। अरुण इस बात पर गौर करने लगा। अब्बा का मशवरा अच्छा है, हम मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यही करेंगे। अरुण राजी हो गया, क्योंकि भले ही ये एक छोटा काम हो, उसके अपने उसके साथ थे। अगले रोज सुबह सुबह प्रेमा और उसकी अम्मा ने दही भल्ले बनाए और फिर अरुण और विजेंद्र साथ में दही भल्ले फरोख्त करने चला गया। दही भल्ले, दही भल्ले,
खट्टे मीठे जायकेदार दही भल्ले। अरुण की आवाज सुनकर कुछ खरीदार उनके ठेले पर आए। एक प्लेट देना, तीखा ज्यादा रखना। जी। अरुण ने दही भल्लों को प्लेट में लगाया, उस पर दही और चटनियाँ डालकर खरीदार को दे दिया। वाह वाह, ये तो बहुत लजीज है। और फिर कुछ और ग्राहकों ने दही भल्ले खाए। सबको जायका पसंद आया। अरुण और विजेंद्र ने आज 500 रुपए कमाए। ये देखकर अरुण बेहद खुश था। फिर क्या था, अरुण और विजेंद्र जी रोज अपना दही भल्ले का ठेला लगाते और खरीदार बड़े मजे से उनके दही भल्ले खाने लगते। एक ही माह में उन दोनों ने अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। ये देखो प्रेमा, इतने सारे पैसे, ये तो मेरे पूरे माह की तनख्वाह से कई गुना ज्यादा है। अच्छा है। मैं नहीं कहता था कि हम सब एक साथ काम करेंगे तो हमारी बरकत ही होगी। जी अब्बू। अरुण और विजेंद्र जी एक साथ और ज्यादा मेहनत करके दही भल्ले फरोख्त कर पैसे कमाने लगे। एक ही साल में अरुण ने अपना घर खरीद लिया और उसने विजेंद्र जी के साथ मिलकर बाजार में एक दुकान भी खरीद ली। अब वो दोनों अपनी खुद की दुकान में दही भल्ले फरोख्त किया करते थे और उन्होंने कुछ और लोगों को भी काम पर रख लिया। मुझे आज तक इल्म नहीं था कि खानदान की ताकत क्या होती है, लेकिन तुम्हारे वालिदैन ने मुझे ये समझा दिया। वो दोनों बहुत अच्छे हैं। और आप भी। उसी वक्त उसके घर की घंटी बजी। प्रेमा ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पे उसकी सास और ननद थी। आइए आइए अम्मा, अंदर आइए। प्रेमा की सास और ननद घर के अंदर दाखिल हुए। बेटा, हमें माफ कर दो मेरी बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दो। गिरगिट से भी तेज रंग बदलती हैं आप दोनों। आज जब हम दोनों के पास पैसे आ गए तो आप लोग हमसे माफी मांग रहे हैं। अब मुझे आप दोनों की जरूरत नहीं है। मेरे बुरे वक्त में आपने मेरा साथ नहीं दिया और अब मेरे अच्छे वक्त में आप मेरे पास दौड़ी चली आई। अरुण ने अपनी वालिदा और बहन को बहुत खरी खोटी सुनाई और वो लोग शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। अरुण सही था। एक वक्त था जब प्रेमा और अरुण लाचार थे। अब उनके दही भल्ले के कारोबार ने उनके हालात बदल दिए हैं। उनकी मेहनत रंग लाई थी। अरुण और प्रेमा का बुरा वक्त गुजर चुका था। जयंतीलाल एक कारोबारी था जिसके शहर में कई दुकानें थी। हर दुकान का उसे किराया आया करता था। अरे भवानी, मैं सोच रहा हूँ अपनी नुक्कड़ वाली दुकान में कुछ खाने का कारोबार डालूं। वैसे ख्याल तो अच्छा है। किसी को तलाशना होगा जो नाश्ते की कोई चीज बेहतरीन बनाता हो। मैं एक खातून को जानती हूँ, वो बेवा है, लेकिन उसके जैसी दही कचौरी कोई नहीं बना सकता। एकदम लजीज, खाते ही खरीदारों का हुजूम लग जाएगा। हमारी दुकान में दही कचौरी बनाएगी? वो मेरे गांव की है। उसका एक बेटा भी है। उसे यहाँ रहने के लिए जगह देनी होगी, फिर वो जरूर हमारे साथ काम करेगी। ठीक है, तुम उससे कह दो हम मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे, फिर देखते हैं। ठीक है। अगले ही रोज भवानी सीता से मुलाकात करने अपने गांव गई। अरे आप तशरीफ लाइए। कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ, आप फरमाइए। तेरे लायक एक काम था। हाँ हाँ कहिए ना। तेरी दही कचौरी पूरे गांव में मशहूर है। मैं चाहती हूँ कि शहर में भी तू अपनी दुकान में दही कचौरी बनाकर फरोख्त कर। जो भी मुनाफा होगा हम दोनों बांट लेंगे। अच्छा है बाजी, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं शहर में रहूंगी कहाँ? मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। तू अपने बेटे के साथ बस शहर चल। अब ठीक है। सीता ने अपने जरूरियात के सारी चीजें बांध ली और भवानी के साथ शहर के लिए रवाना हो गई। यहाँ भवानी ने सीता को एक कमरा दे दिया। सीता और उसका बेटा उस कमरे में रहने लगे। दुकान में दही कचौरी बनाने का और फरोख्त करने का सारा इंतजाम हो गया। सीता और उसका बेटा मिलकर कचौरी बनाया करते थे और भवानी काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। एक खरीदार ने दही कचौरी खरीदी और उसे चखी।
आपके दुकान की दही कचौरी तो बहुत ही लजीज है। हाँ हाँ, मुझे इल्म है। सीता के दही कचौरी का जायका कई खरीदारों को पसंद आया। एक हफ्ते बाद भवानी मुनाफे का हिसाब किताब किया और सीता को मुनाफे में से आधे पैसे दे दिए। शुक्रिया बाजी। ठीक है। और आधा मुनाफा लेकर भवानी अपने घर आई। ये लीजिए इस हफ्ते का मुनाफा। वाह, इतने सारे पैसे! खरीदारों को सीता की बनाई दही कचौरी बेहद पसंद आई। अच्छा है। सीता और उसका बेटा श्याम दोनों मिलकर दही कचौरी बनाकर फरोख्त किया करते थे और भवानी काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। हर हफ्ते भवानी आधा मुनाफा सीता को दे दिया करती थी। कुछ माह तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक रोज जयंती लाल के जहन में एक ख्याल आया। दिन ब दिन हमारे मुनाफे में इजाफा ही होता जा रहा है। वो तो है, लेकिन ये मुनाफा हमें आधा ही हासिल होता है। हाँ, लेकिन इसमें कर भी क्या सकते हैं। सीता के हाथ में हुनर है, इसीलिए तो हमारी दही कचौरी इतनी फरोख्त हो रही है। तो क्यों ना हम सीता को मुनाफे के बजाय रोज के पैसे दें? इससे हमारे मुनाफे में इजाफा हो जाएगा। वो भी है, मैं आज ही उससे बात करती हूँ। भवानी सीता से बात करने गई। क्या हुआ बाजी, आप यहाँ? सीता, आजकल महंगाई बढ़ गई है, तुम्हें तो इल्म है। ऊपर से वो दुकान भी मेरी है, तो आधा मुनाफा मुझे जम नहीं रहा। ऐसा करते हैं, मैं तुझे रोज के पैसे दे दिया करूंगी, रोज के 300 रुपए। बाजी, लेकिन हमारी बात तो आधे मुनाफे की हुई थी ना, अब आप मुकर क्यों रही हैं? मालूम होता है तेरे दिल में लालच आ गया है। लालच मेरे दिल में नहीं, आप में आया है बाजी। अब जब आपकी दही कचौरी ज़्यादा फरोख्त होने लगी है, तो ज्यादा पैसों की लालच में आप मुझे कम पैसे देने की तरकीब लगा रही हैं। अब तुम मुझसे जबान लड़ाएगी। मेरी ही गलती है कि मैं तुझे गरीब समझकर यहाँ ले आई, रहने को घर दिया, काम दिया। अब इसमें गलत क्या है बाजी? मैं तो बस अपने हक की बात कर रही हूँ। दिन भर मैं और मेरा बेटा दुकान में काम करते हैं, आधा मुनाफा तो हमारा हक बनता है ना। अभी के अभी निकल यहाँ से, मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। सीता और श्याम उसी वक्त वहाँ से चले गए। चलते चलते वो दोनों एक पार्क में पहुँचे। सीता पार्क के बेंच पर बैठ गई। अब हम दोनों को गांव लौटना होगा। अम्मी, क्यों ना हम अपना दही कचौरी का ठेला लगा ले? थोड़े पैसे तो हमारे पास है ही। वो तो है, लेकिन हम रहने का इंतजाम कैसे करेंगे? देखते हैं अम्मा। सीता और श्याम को एक झोपड़ी किराए पर मिल गई और फिर बचे हुए पैसों से उन लोगों ने एक हाथ गाड़ी खरीद ली और इस हाथ गाड़ी पर दही कचौरी बनाकर फरोख्त करना शुरू किया। एक दही कचौरी देना बहन। अभी देती हूँ। सीता के ठेले पर खरीदार आने लगे और उसके दही कचौरी के जायके की तारीफ भी करने लगे। बाजी, आपकी दही कचौरी बेहद लजीज है। शुक्रिया, मैं तो रोज आऊंगी खाने। जी बिल्कुल, आइए। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हुई थी। ये पैसे तो भवानी बाजी के आधे मुनाफे से भी ज्यादा हैं। और ये पूरा हमारा है अम्मी। हाँ, ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। सीता और श्याम रोज अपनी हाथ गाड़ी पर दही कचौरी फरोख्त करते रहे। दिन ब दिन उनके खरीदार बढ़ते ही जा रहे थे। सीता और श्याम जी जान से मेहनत कर रहे थे और इसी वजह उनका मुनाफा बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ भवानी ने अपनी दुकान में एक दूसरी खातून को काम पर रख लिया था। अरे बाजी, बुरा मत मानना, इसका जायका पहले की तरह अच्छा नहीं है। खाना है तो खाओ, वरना चलते बनो। एक तो भवानी की कचौरियों का जायका अच्छा नहीं था, ऊपर से वो लोग कायदे से बात तक नहीं किया करती थी और इसी वजह से उनका कारोबार डूबने लगा था। एक ही माह में खरीदार कम हो गए। अब भवानी का मुनाफा तो छोड़ो, जो लागत थी वो भी हासिल नहीं हो रहा था। इस हफ्ते भी कोई मुनाफा नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम्हें कचौरी की दुकान बंद कर देनी चाहिए।
मैं उस दुकान को किराए पर लगाकर कुछ तो आमदनी कर लूंगा। शायद यही वाजिब रहेगा। भवानी ने दही कचौरी की दुकान बंद कर दी और यहाँ सीता और श्याम ने इतनी तरक्की कर ली कि उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली। सीता और श्याम की मेहनत रंग ला रही थी और वहीं लालची जयंती लाल और भवानी का लालच उन पर ही भारी पड़ा। उनकी दही कचौरी की दुकान बंद हो गई। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी से बेहतर कुछ भी नहीं। अगर भवानी और जयंती लाल ईमानदारी से सीता को आधा मुनाफा देते तो आज उनके मुनाफे में कई गुना इजाफा हो चुका होता, लेकिन लालच ने उनकी कश्ती डुबो दी। एक गांव में एक गरीब दूध वाला रहता था। उसके पास एक गाय थी और वो उसी गाय का दूध बेचकर अपने परिवार को पालता था। जय हो गाय माता, उठ गई। दूध वाला गौशाला से गाय को चारा ला कर देता है और गाय रम्हाने लगती है। लो गाय माता, जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर मैं दूध दूहने आऊंगा। दूध वाला गाय को चारा देकर यहाँ से घर चला जाता है और गाय चारा खाने लगती है। कुछ वक्त बाद दूध वाला एक छोटी सी बाल्टी लेकर दूध दूहने के लिए गाय के पास आता है। अब गाय ने चारा खा लिया है और दूध वाला दूध दूहने लगता है। दूध दूहने के बाद दूध को एक बर्तन में डाल देता है। अरे सुनती हो जाने मन? जी कहिए। मैं दूध बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ, तब तक नाश्ता बना देना। ठीक है, आप बाजार होकर आइए, तब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। ताजा ताजा दूध ले लो, गाय का ताजा दूध ले लो। दूध वाला, दूध वाला। अरे भाई, कितने रुपये लीटर है दूध? 50 का 1 लीटर है साहब, लेकिन डेयरी वाले तो 40 रुपया देते हैं। देखिए भाई साहब, मैं अभी अभी ताजा दूध दूह कर लाया हूँ। इसमें कोई मिलावट नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं है। चाहो तो परख लो। हाँ हाँ बेशक, दिखाइए। दूध वाला उस ग्राहक के हाथ में दूध की कुछ बूंदें डालता है। ग्राहक दूध को जांचता है और अपना सर हिलाने लगता है। हाँ भाई, दूध तो एकदम गाढ़ा और शुद्ध है, पर कीमत थोड़ी ज्यादा है। वही ना भाई साहब, अगर खालिस दूध चाहिए तो थोड़ा ज्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए 100 रुपए और मुझे 2 लीटर दूध दे दीजिए। दूध वाला ग्राहक के बर्तन में नाप कर 2 लीटर दूध देता है। ग्राहक अपना दूध लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। दूध वाला इसी तरह और लोगों को दूध बेचता है और सारा दूध खत्म होने के बाद अपने घर की तरफ लौट जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी ने उसके लिए नाश्ता बनाकर तैयार रखा हुआ है। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। दूध वाला फ्रेश होकर आता है और नाश्ता करने लगता है। देखिए जी, अब महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। हमें एक और गाय खरीदनी चाहिए जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ जाए। ठीक है, देखते हैं, मैं कुछ पैसे जमा कर रहा हूँ। वैसे भी ये गाय अब बूढ़ी हो चुकी है। हाँ, बूढ़ी तो हो चुकी है, पर इसी के कारण हमारा घर चलता है। पर अब आगे का मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब इस गाय ने दूध देना कम कर दिया है। तुम फिक्र मत करो, ये हमारे लिए खुशकिस्मत गाय है। याद है, ये गाय नहीं ऊपर वाले की दुआ है, क्योंकि ये हमें मंदिर के बाहर मिली थी। देखिए जी, अब तो ये गाय ठीक से 2 लीटर दूध भी नहीं देती। हाँ, गाय ने दूध देना कम तो कर दिया है, पर इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? अब इसे बेच दीजिए। पर कोई भी इस बेचारी बूढ़ी गाय को खरीद के करेगा क्या? ठीक है, किसी से पूछ कर देखता हूँ, कोई खरीद ले तो अच्छा है। दूध वाला गांव में जाकर एक आदमी से पूछता है, भाई किसी को गाय चाहिए होगी तो बताना, मैं अपनी गाय बेच रहा हूँ, कितने में दे रहे हो? मुझे भी एक गाय की जरूरत है। देखो भाई, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, मेरी गाय बूढ़ी हो चुकी है और दूध भी कम देती है, इसीलिए मैं 1000 रुपए में ही दे रहा हूँ। ठीक है, ये सौदा मुझे मंजूर है। वो आदमी दूध वाले को 1000 रुपए देकर उससे गाय ले लेता है
और गाय को लाकर अपने गौशाला में खूंटी पर बांध देता है। अब मैं भी दूध बेचकर पैसे कमाऊंगा। वो आदमी गाय को खाने के लिए चारा डालता है। जल्दी जल्दी खाओ, फिर दूध भी तो दूना है। चारा खत्म होने पर वो आदमी गाय से दूध दुहने लगता है। अरे ये क्या, इसने तो सिर्फ 1 लीटर ही दूध दिया है, ऐसे में कैसे काम चलेगा? वो आदमी दूध में कुछ पानी मिलाता है और उसे बेचने बाजार चला जाता है। दूध ले लो, ताजा ताजा दूध। दूध ले लो, ताजा ताजा दूध। भाई साहब 1 लीटर दूध दे दीजिए। वो आदमी ग्राहक को 1 लीटर दूध देता है। सारा दूध बेचने के बाद वो आदमी घर आता है। शाम को जब वो दूध दुहने के लिए जाता है तो इस वक्त गाय 1 लीटर ही दूध देती है। ये क्या, सिर्फ इतना ही दूध? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। वो आदमी गाय को डंडे से पीटने लगता है, जिससे गाय जोर जोर से रम्हाने लगती है। गाय के रम्हाने की आवाज सुनकर दूध वाला जो कि पास से गुजर रहा था वो वहाँ आता है और देखता है कि वो आदमी गाय को पीट रहा है। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? गौ माता पर इतना जुल्म करना ठीक नहीं। अरे ये गाय मेरी है, मैंने 1000 रुपया देकर तुमसे खरीदा है। अगर दूध नहीं देगी तो डंडे तो खाएगी ना। ये ठीक नहीं है भाई, मैं ये सब होते हुए देख नहीं सकता। ये लो अपने 1000 रुपए और मेरी गाय वापस दो। दूध वाला उस आदमी को उसके पैसे देकर अपनी गाय वापस ले लेता है। देखो जाने मन, उस आदमी ने बेचारी गाय को मार मार कर क्या हाल कर दिया है। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। अब कुछ भी हो जाए जी, इसे नहीं बेचेंगे। हाँ, इस गाय ने बुरे वक्त पे हमारा साथ दिया है और अब जब ये बूढ़ी हो गई है तो हम इसे किसी के हाथों में सौंप नहीं सकते। दूध वाला गाय को चारा देता है और वो दूध दोहना शुरू करता है। रात को जब वो दूध हांडी में रखता है और अगले दिन देखता है कि दूध सोने की जम गई होती है। ये देखकर दूध वाला बेहद खुश हो जाता है। अरे देखती हो, ये तो सोने की दही है। हाँ, ये तो गौ माता की दुआ है। दूध वाला उस हांडी को लेकर सुनार के पास जाता है। ये कितने की बिकेगी? मैं इसके 5000 दे सकता हूँ। आप दही रख लीजिए, मगर मुझे हांडी वापस चाहिए। सुनार सोने की दही ले लेता है और हांडी और 5000 रुपए दूध वाले को दे देता है। अब दूध वाला जब भी गाय से दूध दुहता है तो उसे हांडी में रखता है और अगले ही दिन उसमें सोने की दही जम जाती है, जिसे बेचकर दूध वाला अमीर बन जाता है और बहुत सारी गाय खरीद लेता है।